पति पत्नी का रिश्ता है जो प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ सहानुभूति के साथ चलता है, उस रिश्ते की कड़वी सच्चाई आपके सामने इस कहानी में मैं रख रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक खूबसूरत पत्नी, एक वफादार पति, लेकिन समय की धूल के साथ पत्नी जो कि काफ़ी ज़्यादा अनैतिक संबंधों के साथ किसी और के साथ जो है वो जीवन जीने लग जाती है। पति अपने बच्चों को संभालता है। इसी दौरान इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि अनजाने ही सही एक हत्या हो जाती है। वहीं एक कॉन्ट्रैक्टर की वाइफ कैसे एक गरीब के प्यार में पड़ जाती है और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। फिलहाल आज की कहानी में जहां पति पत्नी के आपसी रिश्ते, विश्वास को बताया गया है, लेकिन कैसे भरोसे की नींव जो है वो डगमगा गई है। वैसे भी ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो उससे बहुत प्यार करता था और इतनी खूबसूरत थी कि वो हमेशा खुद के ऊपर घमंड करता था कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। उसके बाद भी दोनों ने एक दूसरे को समय नहीं दिया। नतीजा, उनका रिश्ता ढह गया और कई ज़्यादा जिंदगियां बर्बाद हो गई। दरअसल ये घटना हमें बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सिखाती है। हम अपने रिश्तों को कैसे बिखरने से बचा सकते हैं, हम कैसे अपने रिश्ते में फिर से जो है वो प्यार ला सकते हैं। वही भरोसे का ये रिश्ता जब ढह जाता है तो चारों तरफ ये रिश्ता शर्मसार हो जाता है। आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो है इस रिश्ते को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। दरअसल एक वारदात की सारी फैमिली जो कि अच्छी खासी थी, एक वारदात ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। एक ऐसी घटना जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रही हूँ। गुजारिश है कि आप लोग जो है वो हमेशा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। वैसे आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, सपोर्ट करें। मैं जिम शर्मा और दास्तान तक आपका स्वागत है। आज की कहानी जब हम शुरू कर रहे हैं तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, वो भी लास्ट तक, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो कि गांव में रहता है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। दरअसल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ यहाँ पर एक इलाका है थाना इलाके में सना क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एक गांव है मणिपुर गांव जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। उसमें गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था शोभा देवी। जैसा उसका नाम था वैसी ही वो खूबसूरत थी। कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि पूरे इलाके के लोग जो है वो उसे देखने के लिए आते थे। लोग यही कहते थे कि गंगाराम तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। गंगाराम भी काफ़ी खुश होता। गंगाराम जो है एक सीधा साधा व्यक्ति है जो कि मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता है। वही वो काफ़ी समझदार औरत है। गृहस्थी काफ़ी अच्छी चल रही थी, दोनों में काफ़ी समझदारी थी। समय बीता, दोनों के 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम रखा ऋतिक और बेटी का नाम था आयुषी। गंगाराम के सपने बनने लगे। गंगाराम अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन देना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़े। वो अपने बच्चों को राजकुमार और राजकुमारी की तरह रखना चाहता था। वो यही चाहता था कि मेरे बच्चे ऊंची नौकरी करें, अच्छी स्कूल में जाए, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो गंगाराम ने ज़्यादा काम करना शुरू किया। काम के चलते उसने शोभा पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा, पति और पत्नी में धीरे धीरे दूरियां आने लगी। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और बच्चों की देखभाल करने लगे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, ज़रूरतें बढ़ती गई। गंगाराम ने अब आगे सोचा कि बच्चों को और बड़े स्कूल में भेजना पड़ेगा और उनकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों ना अभी से ही एक एक पैसा जो मैं जमा कर रहा हूँ, इसकी बजाय क्यों ना मुंबई चला जाता हूँ। वहाँ मेरा एक दोस्त भी है जो मेरी मदद कर ही देगा।
ऐसा सोचते हुए गंगाराम जो है शोभा से कहता है कि भाई हमारी ज़रूरतें काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी ज़रूरतें हर दिन बढ़ेगी। ऐसे में मुझे लगता है 4 पैसे जो है शहर में ज़्यादा मिलेंगे। शोभा भी कहती है सही बात है, बच्चों का भविष्य पहले है। ऐसा सोचकर गंगाराम और शोभा दोनों ही आपस में तय करते हैं कि मैं घर की जिम्मेदारियां संभालूंगी और आप वह काम करिएगा। दोनों ही राजी हो जाते हैं। एक तरफ जहां गंगाराम मुंबई चला जाता है, वहां उसका दोस्त उसे आरिफ मिलता है। आरिफ उसके रहने की व्यवस्था करता है। यहाँ तक कि एक कंपनी में, एक बड़े से ऑफिस में उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी मिल जाती है। गंगाराम जो कि चालाक नहीं था, बहुत मेहनती था, उसे अपने बच्चों को पढ़ाना था। इसीलिए गंगाराम जो है वो काफ़ी मेहनत करता है और सिक्योरिटी गार्ड के काम पे लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने एक एक रुपए को बचाता है और शोभा के बैंक अकाउंट में डालता है। अब यहाँ शोभा जो है वो गंगाराम के जाने के बाद घर का काम, बाहर का काम, बाजार का काम, हर काम जो है अब शोभा को देखना था। शोभा सारे काम करने लगी, लेकिन धीरे धीरे शोभा कई लोगों से मिलती थी। कई सारे लोग जो है उसकी मदद भी करते थे। शोभा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके 2 बच्चे हैं ऐसा तो लगता ही नहीं था। शोभा की खूबसूरती तो चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में हर कोई जो है वो शोभा के साथ जो है रहना चाहता था, इसीलिए सभी मदद का हाथ बढ़ाते थे। लेकिन शोभा बहक गई। शोभा जिससे भी मिलती उसके साथ अपने शारीरिक संबंध बना लेती। इस तरीके से वहाँ गंगाराम पैसे कमाता, शोभा के अकाउंट में डालता। इधर शोभा कई सारे मर्दों से मिलती और उनके साथ संबंध बनाने लगती। अब ऐसे में शोभा के जीवन में कई सारे पुरुष आए और कई सारे गए। लेकिन अब शोभा की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो बच्चों पर ध्यान कम ही देती थी। उसका जीवन एक अजीब सा हो चुका था। उसका जीवन नरकमय था, पर वो खुश थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर गंगाराम बैंक में पैसे डालता ही रहा। इसी दौरान कई पुरुषों से मिलने के दौरान शोभा की मुलाकात राधेश्याम से होती है। राधेश्याम जो कि शोभा पर लट्टू था, वो यही चाहता था कि वो शोभा के साथ हमेशा रहे। यहाँ तक कि वो शोभा के साथ जिंदगी जीना चाहता था। वो उसे प्रेम करने लगा था। इसीलिए वो शोभा के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गंगाराम भी तो यहाँ नहीं था। अब ऐसे में शोभा को काफ़ी अकेला सा महसूस होता। उसकी ज़िंदगी में खालीपन था। तभी वो कई लोगों के साथ जो है अपने संबंध बना चुकी थी। अब ऐसे में राधेश्याम ने उससे बड़ी आत्मीयता से बात की। शोभा का मन पिघल गया। उसके बाद शोभा और राधेश्याम दोनों ही एक साथ रहने लगे। चूँकि गंगाराम घर पे था ही नहीं, तो राधेश्याम की दाल तो गल ही गई। दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते, अय्याशियाँ करते। जो गंगाराम पैसे भेजता वो सारे पैसे जो है वो शोभा और राधेश्याम दोनों एक दूसरे के साथ उड़ा देते। बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। बच्चों पर वो ध्यान ही नहीं देती। जो पैसे उसका पति कमा रहा था, उस सारे के सारे पैसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे जा रहे थे? राधेश्याम पे जा रहे थे। ऐसे में आस पड़ोस वाले इन सबको देखते थे। सारी घटनाएं सबको पता थी। तो ऐसे में एक पड़ोसी है, उसने गंगाराम को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारी पत्नी पड़ोस के राधेश्याम के साथ बहुत ही गलत संबंध बना रही है। ऐसे में तुम आओ और उचित जो है तुम्हें लक्षण है वो कार्रवाई करो, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती और तुम्हारे भेजे हुए पैसे भी उड़ा रही है। गंगाराम को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसने पड़ोसियों की बात को नज़रअंदाज कर दी। समय बीतता गया और बच्चों की हालत खराब होती गई। पढ़ने के लिए उनके पास कुछ भी किताबें नहीं थी। अब ऐसे में बेटा ऋतिक जो कि 14 साल का था, उसने पापा को फ़ोन लगाया, यानी गंगाराम को फ़ोन किया। अब चूंकि बेटे ने फ़ोन किया है तो जाहिर है कि गंगाराम काफ़ी सीरियस हुआ। उसने कहा, पापा आप जो मम्मी यानी शोभा को पैसे भेजते हो वो अब मत भेजें, क्योंकि वो पड़ोसी राधेश्याम के साथ
दिन भर जो है वो अय्याशियाँ करती है, आपकी मेहनत के पैसे उड़ा देती है, हमारे ना खाने में पैसे लगाती है ना पढ़ाई में लगाती है, हमारे पास किताबें भी नहीं है, आपके भेजे हुए पैसे हमारे ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं होते। राधेश्याम जो कि शोभा के साथ ही रहता था। अब ऐसे में गंगाराम किसी की बात माने या ना माने, पर अपनी बेटी की बात तो उसे माननी ही थी। उसे विश्वास हुआ, उसने पैसे नहीं भेजे। महीने की 1 तारीख हुई, पैसे बैंक में नहीं आए तो शोभा ने पति गंगाराम को फ़ोन कर पूछा, इस बार अपने बैंक में पैसे क्यों नहीं डाले? तो ऐसे में गंगाराम ने कहा कि जिस कंपनी में मैं काम करता था, मेरा काम छूट चुका है और मुझे तनख्वाह नहीं मिले, नया काम ढूंढ रहा हूँ। तब तक जो पैसे तुम्हारे पास बैंक में सेव पड़े हैं यानी जमा हैं, उससे तुम घर का खर्चा चलाओ। ऐसा कहते हुए उसने पैसे नहीं डाले। 1 महीना बीता, नहीं डाले। 2 महीने बीते, नहीं डाले। 3 महीने बीते, नहीं डाले। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब गंगाराम ने बैंक में पैसे नहीं डाले तो बच्चों का क्या होगा? गंगाराम काफ़ी समझदार था, वो भोला था, बेवकूफ़ नहीं था। गंगाराम ने क्या किया, अपने ही पड़ोस में रह रहे दोस्त की पत्नी के अकाउंट में इतने पैसे डाले कि उसके बच्चे की ज़रूरतें पूरी हो जाए, उसके दोनों ही बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत जो कि उनको थी वो पूरी हो जाए, किताबें मिल जाए, इतना हो जाए कि बच्चों का खर्चा निकल जाए। ऐसा बच्चों ने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा और बच्चों की ज़रूरतें पूरी होने लगी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने लगे और शोभा जो है वो राधेश्याम के साथ अपनी अय्याशियों को जारी रखने लगी। 3 महीने बाद शोभा ने फिर पूछा कि आपने अभी तक पैसे नहीं डाले। गंगाराम ने कहा, अभी तक तो नौकरी ही नहीं मिली, क्या करूं? ऐसे क्रम चलता रहा। लेकिन अब थोड़ा सा इस कहानी को विराम देते हैं। ये कहानी थोड़ी देर के लिए हम होल्ड पे रखेंगे क्योंकि एक अलग कहानी जो शुरू होने वाली है, पहले उस पर नज़र डालते हैं। दरअसल गंगाराम काफ़ी ज़्यादा परेशान था और गंगाराम को अपनी पत्नी से प्यार भी था, लेकिन जैसा वो कर रही थी उससे वो नाराज़ भी था। उसका मन शोभा से उठ चुका था। उसे सिर्फ अब पैसे कमाने थे और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी थी। इसीलिए गंगाराम मन लगाकर काम करता गया। जिस कंपनी में वो काम करता था उसका जो मालिक था वो बहुत अच्छा था। गंगाराम की इतनी अच्छी मेहनत देखकर उसने गंगाराम को वहाँ से जॉब से हटा दिया। अब आप कहेंगे कि सच में उसकी नौकरी चली गई, ऐसा नहीं है। मालिक ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया। उसे एक फैक्ट्री और लगानी थी। उसने गंगाराम को सारी सुविधाओं के साथ जो है नई फैक्ट्री का जहां काम चल रहा था वहां की देखभाल से लेकर पूरे कंस्ट्रक्शन के वर्क को संभालने की जिम्मेदारी दे दी और इसके साथ ही उसके रहने की सुविधाएं और भी ज़्यादा डबल कर दी। गंगाराम से कहा, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, तुमने जितनी ईमानदारी से काम किया है ना, तुम और ईमानदारी से काम करे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हर चीज़ की सुविधा कर दूंगा। रात को तुम वॉचमैन का काम करना, दिन में मजदूरों पर ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए मालिक ने गंगाराम की तनख्वाह 5,000 कर दी। गंगाराम खुश हो गया। गंगाराम को बहुत अच्छा लगा। वो शरीफ था, नेक था, लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ गया। मालिक बहुत पैसे वाला था लेकिन उसके पास समय नहीं था। वो रोज़ रोज़ वहाँ कंस्ट्रक्शन पे नहीं आ सकता था, इसीलिए कभी कभी उसकी पत्नी रोशनी आया करती थी। अब क्या हुआ, गंगाराम जो कि देसी आदमी था, दिल डोल में भी अच्छा था और समझदार भी था। रोशनी यानी कि जो कि उसकी मालकिन थी, जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन वर्क पे आती तो गंगाराम जो है वो उसके पीछे पीछे चलता, लेकिन नज़रें झुकाए। वो बड़ा सम्मान करता था। वो मालकिन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। शायद यही वजह थी कि रोशनी को गंगाराम से प्यार हो जाता है। रोशनी गंगाराम की तरफ खींची चली आती है, उसकी सादगी उसे काफ़ी पसंद आती है। अब ऐसे में रोशनी जो कि गंगाराम को देखती है, लेकिन गंगाराम अपनी पलकें उठाकर भी रोशनी को नहीं देखता। गंगाराम अपने काम में बिजी रहता है। उधर उसका मालिक भी कई सारे कंपनीज होने की वजह से बिजी रहता है। रोशनी एक दिन गंगाराम को अपने पास बुलाती है
पैसे का लालच देती है और कहती है, मेरा पति बहुत बिजी रहता है, मुझ पर ध्यान नहीं देता, उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है, क्या तुम मेरे साथ समय बिताओगे? गंगाराम क्योंकि पहले से ही नाराज़ था। फिर मालकिन ने पैसे की भी बात की तो उसे अपने बच्चों की याद आई। अब ऐसे में गंगाराम ने सोचा, गलत ही क्या है, मेरी पत्नी भी तो ऐसा ही कर रही है। और फिर उसने कहा, मालकिन से कुछ कहा, मालकिन ने उससे कहा था। नतीजा, गंगाराम ने एक अलग ही कहानी शुरू कर दी। मालकिन यानी कि रोशनी रोज कंस्ट्रक्शन पे आने लगी। अब कहानी में उससे भी बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अनजाने में एक ऐसा खून होता है जो कि किसी को नहीं पता था। दरअसल जैसे ही काम करने वाले मजदूर चले जाते, उससे कुछ समय पहले रोशनी आती थी। मजदूर चले जाते, उसके बाद वहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क में जहां कमरे तैयार हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वहीं पर गंगाराम के साथ जो है वो रोशनी अय्याशियाँ करने लगी। वो दोनों बेशर्मी की सारी हदें पार करने लगे। ऐसा सिलसिला चलता रहा। इस दौरान गंगाराम भी सब कुछ भूल गया, बस बच्चों को पैसे भेज देता और सोच लेता हो गया काम। उसने बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान से देखा ही नहीं, सिर्फ पैसे भेजने का काम ही करता। बच्चों की कुछ या यूँ कहे कि हाल और समाचार नहीं पूछता। जैसी माँ हो गई वैसा ही बाप भी हो गया। ये क्रम चलता रहा, बेशर्मी की हदें पार होती रही। लेकिन हर बुराई का अंत तो होता ही है, अति कब तक होती रहेगी। अब रोशनी की मुलाकातें गंगाराम से बढ़ने लगी, रोशनी से रहा न जाता। नतीजा, रोशनी जो है वो रात को लेट लेट मुंह छुपाए आती और आधी रात को जाती। इसी दौरान जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, ठीक उसके पास में जो है एक दुकानदार था, परचूनी की दुकान, यानी हमारे जो गांव में एक दुकानें होती है, उसे थोड़ी सी शहर में ठीक ठाक दुकानें जहां हर सामान मिलता है। दुकानदार शुरू से ही गंगाराम पर नज़र रख रहा था, रोशनी के आने जाने पर नज़र रख रहा था। जैसे रोशनी आधी रात को मुंह छुपाए हुए जाती थी और कैसे वो आती थी, सब कुछ उस दुकानदार को पता था। दुकानदार ने हर बारीक से बारीक चीज़ को नोट किया। अब समय आया, एक दिन मालिक आता है। दुकानदार मालिक को सारी बात बता देता है। मालिक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि सिर्फ दुकानदार के कहने से काम नहीं चलता। अब ऐसे में मालिक जो है अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी रोशनी से कहा, रोशनी, मैं 4 से 5 दिन के लिए कंपनी के किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम कंस्ट्रक्शन वर्क का काम अच्छे से देखना। ऐसा कहते हुए मालिक चला जाता है। इधर रोशनी खुश हो जाती है, गंगाराम को फ़ोन करती है और कहती है कि गंगाराम, मालिक चला गया है, अब हम आज़ाद हैं, अब हम मिल सकते हैं। ऐसा कहते हुए रोशनी दौड़ी दौड़ी गंगाराम के यहाँ जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बेशर्मी की सारी हदें इस बार तो पूरी की पूरी पार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, दरअसल जब वो दोनों ही बेशर्मी की हदें पार कर रहे थे, उसी दौरान कोने में एक आदमी जो कि उनकी वीडियो बना रहा था, और ना गंगाराम को पता था ना रोशनी को पता था कि कोई चुपके से उनके इस कुकर्म को रिकॉर्ड कर रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि रोशनी का पति यानी गंगाराम का मालिक था, जो चुपके से अपनी पत्नी की वीडियो बना रहा था और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद मालिक कंस्ट्रक्शन वर्क पे पहुँचता है, रोशनी और गंगाराम दोनों को बुलाता है। मालिक बहुत अमीर था, वो बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक तरीके से कहें तो उस समय का मोटा भाई था। अब वो नहीं चाहता था कि रोशनी की वजह से वो अखबार की सुर्खियां बने, इसीलिए उसने रोशनी को साफ तौर पर नहीं बताया कि उसने क्या देखा क्या किया, लेकिन उसने रोशनी और गंगाराम से एक बात कही, जब इंसान से कभी गलती होती है तो इंसान को गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत है। लेकिन रोशनी और गंगाराम की हरकतें ना रुकी। नतीजा, मालिक परेशान हो गया
और उन्होंने रोशनी को वो वीडियो क्लिप दिखाई और कहा, मुझे तुम्हारी बेशर्मी की सारी बातें पता है। अब ऐसे में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें इशारों इशारों में समझाया था, लेकिन तुम नहीं मानी। उसके बाद मालिक परेशान हुआ और गंगाराम के पास गया। गंगाराम को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले गया। वहाँ उसने वो क्लिप दिखाई और कहा, गंगाराम, मेरे पास ये क्लिप है। मैंने तुम्हें समझाया था रोशनी से दूर रहना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गंगाराम रोया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा, मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दें। मैं ये काम छोड़कर चला जाऊंगा, वापस कभी नज़र नहीं आऊँगा, आपको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं रोशनी मालकिन से दूर चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए गंगाराम ने अपना सामान समेटा और वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ ना फ़ोन था, ना टावर था, ना सिग्नल था। वो ज़ीरो से अपनी शुरुआत करने लगा। ये आते हैं शोभा की तरफ, क्योंकि गंगाराम को थोड़ा होल्ड पे रख देते हैं। इधर शोभा और राधेश्याम दोनों ही पैसों की कमी की वजह से एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। क्योंकि गंगाराम ने पैसे नहीं भेजे तो शोभा को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो याद आई बच्चों की, याद आई बच्चों के खर्चों की, पढ़ाई की। टेंशन हो गई उसको कि हाय, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या होगा। उसने राधेश्याम से कहा, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन राधेश्याम तो खुद शोभा के पैसों पर ही तो अय्याशियाँ करता था। उसने देने से मना कर दिया। इधर राधेश्याम और शोभा की लड़ाइयाँ तेज होने लगी, दोनों में दूरियाँ आ गई। उधर गंगाराम जो है वो अकेले ही अपना जीवन यापन करने लगा। उसने किसी को फ़ोन नहीं किया, न बच्चों को, न किसी को नहीं। लेकिन पीछे एक घटना घटती है, उसके मालिक का खून हो जाता है। शक गंगाराम पर जाता है। पुलिस गंगाराम को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन 3 महीने बाद गंगाराम अपने फ़ोन को एक्टिवेट करता है। सिम का लोकेशन तुरंत ही पुलिस के पास जाता है। पुलिस आनंद फानन में गंगाराम को गिरफ्तार करती है। गंगाराम को ये भी नहीं पता उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उसने सोचा शायद मालिक ने वो क्लिप जो है पुलिस को दे दी है। गंगाराम को पछतावा था। पुलिस जैसे ही उसको लेकर जाती है, पुलिस उस पर उसके मालिक के खून का इल्ज़ाम जो है वो लगा देती है। गंगाराम कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, अगर आप चाहें तो आप पता लगा सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब उसी दिन मालिक का कत्ल हुआ था जिस दिन गंगाराम वहाँ से निकला था। अब ऐसे में सबने यही सोचा कि गंगाराम अपने मालिक को मारकर भाग चुका है। वजह भी थी रोशनी और गंगाराम का अनैतिक संबंध, जो कि मोटे मोटे तौर पर सभी को पता था। वैसे भी जो मोटा भाई यानी कि जो मालिक था, उसकी खबरें सोशल मीडिया में छप गई, रिश्ते सामने आ गए। पुलिस ने सारे रिश्ते तार तार कर दिए। असलियत सामने आई तो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गई। अब ऐसे में गंगाराम ने साफ तौर पर कह दिया कि मैंने नहीं मारा, लेकिन अगर तूने नहीं मारा तो 3 महीने तक तूने अपना फ़ोन बंद क्यों किया। पुलिस ने बहुत ही उससे कड़ी पूछताछ की। गंगाराम ने कुछ नहीं किया था। दरअसल हुआ ये था कि जो दुकानदार था वो उस मालिक पर नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल जब उसने उस मालिक को रोशनी के बारे में बताया और वो मालिक जो है दुकानदार की दुकान पर बैठा था, तो दुकानदार ने बड़ी ध्यान से देखा। उस मालिक के हाथ में एक अंगूठी थी जो कि हीरे की थी। उसकी गले में जो चेन थी वो सोने की थी। उस दुकानदार ने सोचा कि अगर मैं इसको मार दूं तो होगा ये कि इसके और गंगाराम के बीच में मनमुटाव है। ऐसे में सारा शक जो है गंगाराम पर जाएगा और मैं इसे मार कर इसकी अंगूठी और इसकी चैन लेके बेच दूंगा तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। और उसने मौके का फ़ायदा उठाया। जब गंगाराम चल दिया तो पीछे से उसी दिन उसने मालिक को मार दिया और शक गंगाराम पर गया। लेकिन गंगाराम थोड़ा सा चालाक भी था। गंगाराम ने पुलिस से कहा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कंस्ट्रक्शन वर्क पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, आप वहां देख लें। अगर आपको लगता है कि मैंने मालिक को मारा है तो बेशक मुझे सजा दे दें। जब कैमरों को ध्यान से देखा गया तो दुकानदार की करतूत पकड़ी गई। दुकानदार को जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया, गंगाराम को रिहा कर दिया। गंगाराम को काफ़ी पछतावा हुआ। कहा मुंबई आया था पैसे कमाने, ज़िंदगी बनाने, और ज़िंदगी ही उजाड़ बैठा
उधर शोभा जो कि गलत रास्ते पर थी, राधेश्याम के प्यार में बहस चुके थे, जो जीने मरने की कस्में खा रहा था, वो पैसों की कमी के चलते लड़ झगड़ कर चला गया। जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक तरफ जहां गंगाराम मुंबई में अकेला, परिवार से दूर, अपने आप में आत्मग्लानि के साथ, किसी को मुंह न दिखाने वाला, सिर्फ बच्चों को पैसे भेजने वाला, इधर शोभा अपनी करतूतों पर, अपनी बीती जिंदगी पर अफसोस जताती हुई। इसमें कई जिंदगियां बर्बाद हुई। रोशनी की वजह से गंगाराम की हुई, तो एक इनोसेंट इंसान जो है वो मारा गया, और शोभा की ज़िंदगी बर्बाद हुई तो बच्चों की भी बर्बाद हो ही गई। इस कहानी के पीछे हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई डर हो या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अपने रिश्तों को समय दीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा बिगड़ते रिश्तों को बातों से बनाइए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय हमें देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली रात 8 बजे आपके लिए क्राइम की एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, थैंक यू, नमस्ते।